क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे आज हम। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हम जेनेटिक्स में करते हैं, कि जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है। तो कई सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी जेनेटिक्स के, यदि हम उनको क्लियर नहीं करेंगे तो आगे हमें चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो एक एक टर्मिनोलॉजी को बड़े ध्यान से समझिएगा, उसको नोट डाउन कीजिएगा। याद रखिए, जेनेटिक्स चैप्टर में हम एनसीईआरटी पूरा 100% कवर कर रहे हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो फिलर के रूप में है, उसके बगैर एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगा। इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा और जो है साथ में नोट्स बनाते हुए भी चलिएगा। पिछली क्लास में कुछ बच्चों ने एक डाउट किया। उन्होंने कहा, सर आपने कहा था कि मेंडल प्रोक्यूर्ड 34 वैरायटीज ऑफ गार्डन पी। तो बेटा, प्रोक्यूर करने का मतलब है कि मेंडल ने 34 कंट्रास्टिंग वैरायटीज को बुलाया था उन्होंने, लेकिन सभी 34 वैरायटी का उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने केवल 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने सिलेक्ट किया, मतलब 14 वैरायटी का इस्तेमाल किया उन्होंने, ठीक है ना। से प्लांट लेंथ की बात करें, सीड कलर की बात करें हम, तो उन्होंने उनके पास में स्टॉक था, भले ही उन्होंने प्रयोग किए होंगे शायद से, लेकिन उन्होंने उसको रिकॉर्डेड नहीं किया। तो कुल मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को उन्होंने स्टडी किया था, मतलब 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर है, मतलब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, मतलब 14 वैरायटीज का उन्होंने इस्तेमाल किया। हालांकि ही प्रोक्यूर्ड, सीरियसली बीएचयूपीएमटी में, एएफएमसी में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, तो इसलिए वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है कि कितनी वैरायटी उन्होंने प्रोक्यूर की थी। 34 वैरायटी उन्होंने प्रोक्यूर की थी बेटा, लेकिन 34 पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने प्रोक्यूर किए थे, लेकिन केवल 14 का उन्होंने इस्तेमाल किया, मतलब 14 वैरायटी का उन्होंने यूज किया। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के 7 जोड़े का उन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है ना। फिर छोटे मोटे डाउट कई बार आपके होते हैं, तो बेटा लेक्चर को ज्यादा ध्यान से देखा कीजिए। कि कई बच्चों ने बोला सर कि ऑस्मोसिस का संबंध सीड की रिंकलनेस से। तो देखो भाई, फिजियोलॉजी को अभी आप जेनेटिक्स में कनेक्ट मत कीजिए। फिजियोलॉजी एक डिफरेंट चैप्टर है, उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये क्यों होता है, सीड रिंकल्ड क्यों बनते हैं, राउंड क्यों होते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम आगे जेनेटिक्स में आगे बढ़ेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए, तो आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं, फिर मिलते हैं लेक्चर के बाद में। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मतलब जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के पिछले 2 लेक्चर में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा कि प्री मेंडलियन जेनेटिक्स का मतलब क्या था। मतलब मेंडल के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के पहले लोगों के दिमाग में अनुवांशिकी को लेकर क्या विचार थे, और किस प्रकार से हमने देखा था कि कई सारे ग्रुप बटे हुए थे। कोई मानता था कि स्पर्म के अंदर ही जीवन है, कोई बोलता था कि पूरा जीवन ओवम के अंदर है, ठीक है। लेकिन फाइनली हमने कहा कि जो है वो कई सारी थ्योरीज इस दौरान दी गई। हमने देखा था कि पार्टिकुलर थ्योरी के बारे में बात किया हमने, के पर थ्योरी के बारे में बात किया हमने, होमनक्यूलस के बारे में बात किया हमने के, और हमने देखा कि फाइनली सही बात यानी जेनेटिक्स को सच्चे अर्थों में यदि कोई जान पाया तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल के। मेंडलिस की रीडिस्कवरी के ऊपर हमने बात किया है। हमने देखा हुआ कि मेंडलिस की रीडिस्कवरी जो है 1900 में जो है वो 3 साइंटिस्ट ने की, ह्यूगो डिब्रिस, कार्ल कोरेंस एंड शेरमार्क ने, ठीक है। और तब हमें मेंडल्स के बारे के काम के बारे में मालूम चला, और मालूम चला कि मेंडल ने आनुवांशिकी के ऐसे रहस्य जिनको 2000 वर्षों से नहीं सुलझाया गया था, उनको उन्होंने सुलझा दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मेंडल ने पाइसम सेटाइवम पर काम किया, गार्डन पी पर काम किया, हमें मालूम है कि मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का इस्तेमाल किया वो था पाइसम सेटाइवम गार्डन पी, ठीक है। लेकिन क्या गार्डन पी का इस्तेमाल मेंडल के अलावा किसी और साइंटिस्ट ने नहीं किया? नाइट एंड गॉस साइंटिस्ट थे 2, नाइट एंड गॉस, उन्होंने भी गार्डन पी का एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इस्तेमाल किया और जेनेटिक्स की स्टडीज की। पर उनको परिणाम क्यों नहीं मिले? क्योंकि उन्होंने एक बार में कई सारे कैरेक्टर कंसीडर किए। दे कंसीडर्ड सेवरल कैरेक्टर एट ए टाइम, उन्होंने कई सारे कैरेक्टर एक साथ कंसीडर किए, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं मिल पाया। लेकिन मेंडल होशियार व्यक्ति थे। मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक बार में एक कैरेक्टर का स्टडी किया उन्होंने, और ऐसे करके उन्होंने एक बारी बारी अलग अलग कैरेक्टर का स्टडी किया और एक पैटर्न को ज्ञात किया उन्होंने। एक उन्होंने देखा कि
उनकी वंशागति में किस तरह का पैटर्न हमको देखने मिलता है, ठीक है। और मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण यही था कि उन्होंने एक बार में एक कैरेक्टर का स्टडी किया जिससे वो अपना रिकॉर्ड रख पाए, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट दिया अपने रिकॉर्ड को उन्होंने, और F3 जनरेशन तक उन्होंने जो है वो अध्ययन किया प्लांट का, ठीक है। तो कॉल रिटर की तुलना में मेंडल ने बेहतर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का इस्तेमाल किया। नाइट एंड गॉस की तुलना में मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर का स्टडी किया, इसलिए मेंडल सत्य के अधिक करीब करीब तक पहुंच गए और उन्होंने आनुवांशिकी के नियमों को खोज निकाला, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक मूवी, आपको मैंने कहा था कि आप देखिएगा बायोमेंटर्स ऑनलाइन फिल्म्स पे, और मूवी का नाम था दी प्रीस्ट के, कि मेंडल ने जो के बारे में एक हमने मूवी बनाया दी प्रीस्ट, उसको आपने देखा होगा जरूर के, तो आपको समझ में आया होगा कि मेंडल ने उस समय क्या फील किया होगा, कैसे उन्होंने काम किया होगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेंडल जो है वो दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट वैज्ञानिकों में से एक थे जिनको अपने लाइफ के दौरान उनको उनकी सफलता का क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों ने डार्विन के बारे में लिखा कि डार्विन के कारण ऐसा हुआ, आई हेट डार्विन, तो बिल्कुल गलत बात है बेटा, कि डार्विन का खोज अलग था, इनका खोज अलग था। चार्ल्स डार्विन भी एक महान वैज्ञानिक हैं, लेकिन बात इतनी सी कि दोनों का टाइम फ्रेम मैच कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोग कहते हैं कि विनोद खन्ना जो है कि एक फिल्म स्टार अभी नहीं रहे, वो विनोद खन्ना एक जमाने में जो है वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और विनोद खन्ना ये सब ऐसे स्टार थे जिसमें लोग कहते थे कि भाई अमिताभ बच्चन के कारण जो है विनोद खन्ना की छवि जो है वो उतना लाइमलाइट में नहीं आ पाए। कभी कभी होता क्या है कि कोई दो फिल्म, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता ना कि एक स्टार का समय चल रहा है अच्छा के, जैसे सलमान खान है, अभी सलमान खान की मूवी आती है वो हिट हो ही जाती है, लेकिन बाकी जो दूसरे स्टार है वो भी तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, ठीक। तो समझ लीजिए आपकी वैज्ञानिक जगत में भी कोई स्टार होता है और कोई सिर्फ एक्टर बनकर रह जाता है, तो डार्विन उस समय के सुपरस्टार थे, ठीक है। चलिए अभी कभी हम इवोल्यूशन देखेंगे तब दो आगे बात करेंगे इसमें। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें आनुवांशिकी में आगे बढ़ने के पहले हमें आज टर्मिनोलॉजी को समझना है। देखो बेटा मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मतलब मेरे जेनेटिक्स पढ़ाने के बाद किसी बच्चे के दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए जेनेटिक्स को लेकर के, तभी मैं मानूंगा कि मैं ठीक ठाक पढ़ाया हूं, नहीं तो मैं अच्छा नहीं पढ़ाया, ठीक है। आई एम वेरी एवरेज टीचर बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि भी आपको सब समझ में आए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यदि आपको आनुवांशिकी में आगे बढ़ना है, जेनेटिक्स को समझना है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन को अच्छे से समझना है, तो यू शुड नो द टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के टर्म पता आपको होना चाहिए और वो शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन उन टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। आप उठा के देखिएगा एमसीक्यू, जब मैं बोलता हूं ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप मेरी बात पर आंख बंद करके भरोसा मत क्या करो, आप उठा के एमसीक्यू बुक देखा करो कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, ठीक है बेटा, है ना। अरे मतलब मैं चाहता हूं बेटा कि हम सब मिलके, देखो मैंने आपसे हमेशा कहा है, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूं और बार बार दोहराता भी हूं कि मेरे सपने हैं कि मेरे बच्चे अच्छा करे, बायोमेंटर्स के बच्चे जो है वो ऑल ओवर ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम में सब में अच्छी रैंक पे आए, हर कॉलेज के अंदर प्रेजेंट हो, और उस सपने को साकार करने वाले व्यक्ति सिर्फ आप हटके, मैं केवल अपने एंड पर मेहनत कर सकता हूं, लेकिन उस सपने का वो झंडा गाड़ के कौन आएगा, वो आप करेंगे वो काम, ठीक है। तो तभी तो आप कमांडो हटके, कमांडो को तो सच में वॉर में जाना पड़ता है, ठीक है। आई एम जस्ट ए ट्रेनर है हटके, मैं वॉर में नहीं है, मेरा वॉर बहुत पहले हो चुका है हटके, अब मैं वॉर के लिए आई एम टू ओल्ड फॉर द वॉर के। आप लोग यंग हैं, आप अब आपको अपना करियर बनाना है और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्लियर। चलो तो हमारी स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहानी में मेंडल तक पहुंच चुके हैं, और मेंडल के अब आप देखिए कहानी में हम जहां बात जो शुरू की है यानी कहानी में देखो ये बिल्कुल स्टोरी चल रही है, ये कहानी में हमने यहाँ पे कि लोग जानते थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, लोग एनिमल डोमेस्टिकेशन में इसका इस्तेमाल किए, फिर हमने क्या किया, हमने मेंडल के बारे में बात किया हमने के, देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि मेंडल ने जो काम किया उसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब बात करें जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पर बात करेंगे आज हम के। हमें मालूम है मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर का उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने जो है वो 7 जोड़ी लक्षणों को लिया उन्होंने के, तो ये 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर एकदम आपके दिमाग में बेटा रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। आपके स्टेम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पोड शेप, पोड कलर, सीड शेप, सीड कलर के यू शुड नो कि क्या कॉम्बिनेशन क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे वो आपको याद होना चाहिए, और कैरेक्टर क्या थे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इतना याद रखिए, एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा जिस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी आप उसका उत्तर जान लीजिए, अभी आप उसका उत्तर जान लीजिए। एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू बुक में देखने मिलेगा और उसका वो क्वेश्चन ये है कि मेंडल के 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, मेंडल ने जो 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया वो पाइसम सेटाइवम के कितने क्रोमोसोम पर थे, तो याद रखिएगा द राइट आंसर इज 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम पर थे,
7 क्रोमोसोम पर नहीं थे, वो 4 क्रोमोसोम पर थे उठ के। ये लिंकेज, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है लिंकेज। अभी इतना, क्योंकि देखो आप एमसीक्यू बुक लगाओगे ना, क्वेश्चन दिखेगा आपको, दिखेगा क्वेश्चन तो आप बोलोगे सर ने तो बताया नहीं, तो मैं प्रश्न का उत्तर बता दिया हूं, और कारण क्या है ये बाद में बताऊंगा, जब लिंकेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर चलिए अब हम बात करते हैं बेटा, तो मैंने आपसे कहा ना कि आपने ये मूवी जरूर देखा होगा, द प्राइस द बिगिनिंग ऑफ जेनेटिक्स की बात करें यहाँ पे, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बेटा आज टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स पर बात करेंगे, और बड़े ध्यान से एकदम मन लगा के समझना हमको, ठीक है ना। मतलब ये एक साइकोलॉजी है कई बच्चों की कि सर अभी हम नोट कर रहे हैं, अभी हम साथ में, नहीं बेटा आपको मेरे साथ याद करना है। क्या करना है बेटा मेरे को, आपको मेरे साथ ही याद करना है, बात के लिए छोड़ देते हैं, बात का कोई काम नहीं, यहाँ जो है वो यही करना है, ठीक है। चलिए तो पहला टर्म है जीन, और जीन टर्म के बारे में नंबर देखो बेटा, आप अभी तक क्या पीछे का बाद में पढ़ना है यार, मेरे तरफ मैं सामने खड़ा हूं ना, मेरे पर फोकस तो करो। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि जीन टर्म का मतलब क्या हो गया। जीन टर्म का मतलब ये होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जीन, ठीक है, जीन डीएनए का वो भाग होता है। आजकल क्या हो गया है कि मैं अपने जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हैं, लास्ट इस साल कमांडो सिलेक्ट हुए, वो मुझसे कम्युनिकेट करते थे, कुछ उनके कॉलेज में चल रहा है, तो वो डीन वर्ड का बहुत बार यूज करते हैं, तो मैं जीन को डीन बोल दिया अभी के। चलो तो अभी हम बोल रहे हैं कि जो जीन होता है वो डीएनए का वो हिस्सा होता है जिस पर कोई पर्टिकुलर मैसेज या इंफॉर्मेशन लिखी होती है। इतना मैंने आपको बार बार बतलाया है मिनट के। चलो देखते हैं क्या मतलब है। मैंने आपसे कहा जीन टर्मिनोलॉजी, जीन को समझते हैं। जीन टर्म को देने वाले साइंटिस्ट थे जोहानसन। बड़ा कॉमन सिंपल क्वेश्चन है बेटा कि ये एमसीक्यू ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। यानी टर्म जीन को देने वाले वैज्ञानिक थे जोहानसन के। जीन क्या होता है, जीन सबसे छोटी वंशागत होने वाली इकाई होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट हेरिडिटरी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती है वो होती है जीन। अगेन ये ऑलरेडी एक एमसीक्यू है बेटा के, ठीक है। फिर बार बार बतलाया मैंने आपको कि जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। जीन जो है वो डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब जीन इज मेड अप ऑफ डीएनए, और डीएनए किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। और डीएनए इज एक्चुअली दी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के। तो जीन किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो याद रखिएगा जीन का केमिकल नेचर, अगेन एन एमसीक्यू। आप देखिएगा उठा करके, आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठा लेना, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको के। और जीन अपनी इंफॉर्मेशन कैसे एक्सप्रेस करता है, जीन अपनी इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस करता है बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के। जीन एक्सप्रेस इटसेल्फ बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के। एंड फाइनली जीन का आउटकम कैसे दिखाई पड़ता है, प्रोटीन बनाकर हमें दिखाई पड़ता है। अगेन एन एमसीक्यू, ठीक है। फिर जीन क्रोमोसोम पर एक निश्चित बिंदु पर पाया जाता है, और उस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं, हम लोकस बोलते हैं। तो लोकस का मतलब होता है क्रोमोसोम पर जीन की स्थिति को हम लोकस कहते हैं, याद रखिएगा। अब आपको मैंने कई बार पहले में, आप देखो बेटा मैं पहले पढ़ा चुका हूं, बताओ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये है ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है ना बेटा। और इसमें ये कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये इंफॉर्मेशन नंबर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इमेजिन करें के ये वो हिस्से हैं डीएनए के जहां पर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। अब ये डीएनए प्रोटीन के साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलेगा और कंडेंस होगा। अब इस डीएनए को क्या किया आपने, इस डीएनए को आपने कंडेंस कर दिया, आपने कंडेंस किया, ऐसा हो गया, ये कंडेंस हो गया ये, ठीक है। क्रोमोसोम में कंडेंस होकर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बोला आपने इसको, क्रोमोसोम का। अब आप देखिए जो हिस्सा आपका जो हिस्सा आपका ये था ना, ये जो हिस्सा है ये एक जीन था, ये एक जीन था, डीएनए का हिस्सा था। अब इस हिस्से को यदि आपको इस कंडेंस स्ट्रक्चर में मार्क करना हो, कैसे मार्क करोगे, आप बोलोगे ये 1 नंबर, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, क्योंकि पूरा डीएनए कंप्रेस हो गया उठ के। तो जाहिर सी बात ये है बेटा कि क्रोमोसोम पर जो जीन होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर स्थान पर देखने मिलते हैं, उसे हम लोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम लोकस कहते हैं, ठीक है ना बेटा, क्लियर। और क्रोमोसोम क्या होता है, अरे कंडेंस्ड क्रोमेटिन, क्रोमेटिन का संघनित रूप, यानी क्रोमेटिन का जो संघनित रूप होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होता है, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज द क्रोमेटिन, पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी, है ना बेटा, ठीक है। चलिए फिर
तो अगेन कि जीन क्रोमोसोम पर कहां देखने मिलते हैं, अगेन एन एमसीक्यू, लोकस पर देखने मिलते हैं। और जीन क्रोमोसोम पर कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, दे आर लीनियरली अरेंज, एक सीधी रेखा में अरेंज होते हैं वो, क्योंकि देखो डीएनए को आपने कंडेंस किया, देखो बाजू में कंडेंस किया तो सीधी रेखा में एक के बाद एक वो हिस्सा डीएनए का आ गया। भैया आप जब डीएनए को सीधा कंडेंस करेंगे तो जो हिस्सा फैला हुआ था वो पिन पॉइंट के रूप में रहेगा, पॉइंट के रूप में दिखाई पड़ेगा आपको, कि इसलिए जीन में होने वाले म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। चूंकि जीन क्रोमोसोम पर एक पॉइंट के रूप में दिखाई पड़ेगा, इसलिए जीन में होने वाले म्यूटेशन को हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। आई बात समझ में? देखो आपके इन दोनों डायग्राम इसको इससे कंपेयर करो आपके, तो क्या कहा मैंने कि जीन क्रोमोसोम पर लीनियरली अरेंज होते हैं, अगेन एन एमसीक्यू, ठीक है। फिर जीन वाकई में डीएनए से बने होते हैं, ये कैसे मालूम चला हमें? तो याद करो मैंने आपसे कहा था फर्स्ट टाइम कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने बतलाया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ जीन, जीन की जैव रासायनिक प्रकृति को बतलाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो मैंने आपसे कहा था कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्रिफिथ को यह मालूम नहीं चला कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ। तो एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने बेक्टेल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को अलग तरीके से किया और उन्होंने बताया कि डीएनए इज द मॉलिक्यूल दैट कैन ब्रिंग्स द ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने आपसे उस समय कहा था आपसे कि जीन की जैव रासायनिक प्रकृति को, कि जीन या हेरिटेबल कैरेक्टर जो है वो डीएनए से बना होता है, पहली बार किसने बतलाया? एवरी मैक्लॉयड मैककॉर्टी ने बतलाया। एम्स का एमसीक्यू है, ऑलरेडी पूछा गया है। तो अगेन एन एमसीक्यू, ये सब एमसीक्यू है, एंड जितनी लाइनें आप देख रहे हो लिखी दिस ऑल आर एमसीक्यू के। तो बायोकेमिकल नेचर जीन का जो है फर्स्ट टाइम किसने एस्टेब्लिश किया? एवरी मैक्लॉयड और मैककॉर्टी ने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दी टर्मिनोलॉजी जीन के। तो जीन वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना बेटा, क्लियर क्लियर। जीन इज नथिंग, इट्स अ डीएनए हैविंग ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। और ये कहां होता है? ये लंबा डीएनए का एक हिस्सा होता है, जब कंडेंस करोगे क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम में एक पॉइंट के रूप में दिखाई पड़ेगा, उसको हम लोकस बोलेंगे उस जगह को, ठीक है। चलिए अब अगली टर्मिनोलॉजी पाते हैं, दैट इज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इस टर्मिनोलॉजी को देने वाले साइंटिस्ट भी कौन थे? जोहानसन थे। तो जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप तीनों टर्म को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे? जोहानसन, भूलना नहीं नाम के। अब देखो टाइप ऑफ जीन्स, ठीक है। जीनोटाइप के मतलब ये है इट रिप्रेजेंट दी जेनेटिक मैकअप, अनुवांशिक ढांचे को ये बतला रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ जीन्स मतलब जीनोटाइप, है ना बेटा। तो जीनोटाइप का मतलब क्या होता है? इट रिप्रेजेंट दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि ये एक ऑर्गेनिज्म के अनुवांशिक ढांचे को बतलाता है, इसे बोलते हैं जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लंबा आदमी देखा, मैंने एक टॉल व्यक्ति को देखा और मैंने कहा यार ये तो बड़ा लंबा है। जब मैंने एक लंबे आदमी को देखा, मेरी बात ध्यान सुन के, जब मैंने लंबे आदमी को देखा और मैंने कहा कि तो बड़ा लंबा है, तो क्या मैंने उसके जीन देख लिए? आई कैन नॉट सी जीन इनसाइड, मैं जीन उसके अंदर नहीं देख सकता हूं। कि मैंने क्या देखा? उसका बाहरी रूप रंग देखा, मैंने बाहरी रूप देखा के मतलब मैंने क्या देखा उसका? मैंने उसका देखा एक्सटर्नल अपीयरेंस। के वर्ड को समझने की कोशिश करना, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बायोलॉजी रटने का विज्ञान नहीं है, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। के आप में से कई सारे स्टूडेंट जो बायोमेंट्स जुड़ने के पहले ये मानते थे ना कि बायोलॉजी को याद करना पड़ता है, ये आप बताइए मुझे कहां आपको याद करना पड़ा? बायोलॉजी को इतना पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, आपको समझ में आता होगा कि आप पूरा एवरीथिंग इज जो है वो फंडामेंटल्स पर बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल है पूरा, ठीक। मैंने क्या कहा आपसे? आपने एक आदमी को देखा कि वो लंबा है, आपने कहा आप तो बड़े लंबे हैं, 6 फीट से ऊपर के, 6.5 फीट के आप। तो आपने क्या देखा? आपने उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा, ठीक है। उसने क्या बताया? उसने कहा आपको पता है भाई साहब मेरी मम्मी की हाइट भी 6 फीट है और मेरे पिताजी की हाइट भी 6.5 फीट है। अच्छा आपका और उनके पिताजी की हाइट भी 6.5 फीट है। अच्छा आप लोगों के पास मतलब जीन्स ही लंबेपन के हैं। नाउ आपने एक फिजिकल अपीयरेंस देख के आपने अंदाजा लगाया इनहेरिटेंस का कि इसकी मम्मी पापा दोनों लंबे, उनके भी पिताजी लंबे, मतलब ये इनहेरिटेबल कैरेक्टर है, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में पहुंच रहा है, ठीक है। हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, हम केवल एक एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा जो बाहर से दिखाई पड़ता है वो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसे बोलते हैं हम फिनोटाइप, उसे बोलते हैं हम फिनोटाइप के। तो आपने देखा लंबा व्यक्ति, वो क्या था? वो था उसका फिनोटाइप था। आपने कहा कि अच्छा तुम्हारे अंदर लंबेपन के जीन्स हैं, तो आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जीन, जब आप जीन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द जीनोटाइप के। तो इसका मतलब ये बताइए मेरे को कि जीनोटाइप या फिनोटाइप
कौन किसको डिसाइड कर रहा है? क्या फिनोटाइप जीनोटाइप को डिसाइड कर रहा है या जीनोटाइप फिनोटाइप को डिसाइड कर रहा है? अरे भाई सिंपल सी बात है, जीन जैसे होंगे वैसा व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। मतलब जीनोटाइप इज द रियल थिंग दैट डिसाइड्स द मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन, जो इस बात को जो है वो बतलाती है कि इसका आकारिकी प्रतिरूप क्या होगा। तो जीनोटाइप जो होता है वो जीन के कॉन्स्टिट्यूशन को बतला रहा है कि किस तरह के जीन अंदर प्रेजेंट है। फिनोटाइप बाहरी रूप दिखला रहा है। ठीक है, क्लियर? तो क्या कहा मैंने कहा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज जीनोटाइप और मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन इज फिनोटाइप। अच्छा चलो ठीक है, मैंने आपसे कहा एक पौधा टॉल है, ठीक है, उसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीन प्रेजेंट है। ठीक है, आपसे मैंने कहा बताओ इन दोनों में से, यानी आपको बताना है टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी में से कौन सा जीनोटाइप है और कौन सा फिनोटाइप है। आपने कहा अरे सर कितनी सिंपल सी बात पूछी आपने। जब आप लिख रहे हो कैपिटल टी और स्मॉल टी मतलब आप जीन लिख रहे हो, वहां पे ये हो गया है जीनोटाइप, ये जीनोटाइप हो गया है। और जब केवल टॉल बोल रहे हो वो हो गया फिनोटाइप हो गया। मैंने कहा जो टॉल प्लांट है वो टॉल, जब मैंने टॉल वर्ड बोला मतलब फिनोटाइप बाहर की रूप। मैंने कहा उसके पास कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन है, जीनोटाइप। जब आप जीन्स के कॉम्बिनेशन को बतला रहे हैं दैट इज जीनोटाइप, और जब केवल बाहरी रूप की बात कर रहे हैं वो है फिनोटाइप। क्लियर? चलिए, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिल और एलिलोमॉर्फ? ठीक है, चलो समझते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम। क्या ये आपके एग्जाम में बेटा आएगा, मतलब आएगा, मैंने कहा है आएगा मतलब आएगा। ठीक है, मान लीजिए इस बात को ना, मुझे नहीं मालूम पर मैं बोल रहा हूं आएगा मतलब आएगा। अब ध्यान से बात सुन के, एलिलोमॉर्फ और एलिल वर्ड को देने वाले साइंटिस्ट थे बैटसन। अब बैटसन के बारे में कुछ बात जान लेते हैं हम। के बैटसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अनाउंस्ड मेंडल्स वर्क इन दी इंग्लैंड। के मेंडल के कार्यों को इंग्लैंड में पहली बार अनाउंस करने वाले साइंटिस्ट थे बैटसन। के द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी बाय ग्रेगर जॉन मेंडल, इस बुक को लिखने वाले साइंटिस्ट भी थे बैटसन। बैटसन ने वंशागति पर बुक लिखी मेंडल के ऊपर। के बैटसन एक बड़े महान जो है वो जेनेटिशियन रहे। ठीक है, कभी बात करेंगे बैटसन, जब मॉडर्न जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बैटसन के बारे में बात करेंगे। आप समझ लीजिए बात को। एलिल का मतलब क्या होता है और एलिलोमॉर्फ का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन इज नोन एज एलिल। के जीन के वैकल्पिक रूप को हम क्या बोलते हैं? एलिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए कैसे हम समझे इस बात को, ऐसे समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा आपसे लेंथ ऑफ ए प्लांट, एक पौधे की लंबाई। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या बात आई? लंबाई की बात की। मैंने कहा बेटा देखो दो पॉसिबिलिटी है, पौधा या तो लंबा होगा या तो पौधा टॉल होगा, लंबा होगा, या ड्वार्फ होगा, बोना होगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा कि लंबा मतलब कोई बोना है। मैंने कहा कि फ्लावर रेड है मतलब दूसरे कलर के फ्लावर भी होते होंगे इसके अंदर के। तो जाहिर सी बात यह है जहां भी कंपैरिजन वाले वर्ड आते हैं, कंपैरेटिव वर्ड आते हैं, वहां पर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एलिल वर्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कैपिटल टी जीन इज फॉर टॉलनेस, कैपिटल टी जीन टॉलनेस के लिए और स्मॉल टी जीन जो है वो ड्वार्फनेस के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल टी जीन का वैकल्पिक रूप यानी कैरेक्टर जो है दी कंपेरेबल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, वैकल्पिक कैरेक्टर है, विपर्यायी कैरेक्टर है। ठीक है, अपोजिट कैरेक्टर है। तो इसका मतलब एक कैरेक्टर का अपोजिट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। के Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. कहने का मतलब यह है कि मैंने आपसे कहा कि कैपिटल टी जीन टॉलनेस के लिए है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम जीन फॉर दी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। वो क्या होगा? ड्वार्फनेस। तो मैंने कहा कैपिटल टी जीन का विकल्प क्या है, कैपिटल टी जीन का ऑप्शन क्या है? आपने कहा स्मॉल टी, क्योंकि ये एक कैरेक्टर का रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्मेट के दिस शोज दी अल्टरनेट, ये उसके अल्टरनेट को बतला रहा है।
मैंने आपसे कहा कि कैपिटल आर जीन इज फॉर रेड फ्लावर एंड स्मॉल आर जीन फॉर व्हाइट फ्लावर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कैपिटल आर जीन का एलील क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया, स्मॉल आर का एलील क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया, कैपिटल टी का एलील क्या हो गया, स्मॉल टी हो गया, स्मॉल टी का एलील क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया। मतलब कोई भी जीन और उसका वैकल्पिक रूप उसका एलील कहलाता है। क्लियर? तो इट रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कि कैपिटल टी स्मॉल टी एलील के पेयर को दर्शाते हैं। कैपिटल टी का एलील स्मॉल टी है, स्मॉल टी का एलील कैपिटल टी है। ठीक है? क्लियर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। एलील का मतलब है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। अब याद करो, जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे तो हमने ब्लड ग्रुप की बात की थी हमने, है ना। मैंने आपसे कहा था एक एलील होता है IA, एक एलील होता है IA, ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एलील होता है IB, ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एलील होता है IO जो ब्लड ग्रुप O के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने आपसे कहा था कि ब्लड ग्रुप इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिड। याद है आपको, ब्लड ग्रुप जो है वो मल्टीपल एलिडिज्म का एग्जांपल है। मतलब वहां पर एक जीन का एक से अधिक एलिड होता है। मतलब जो IA है उसका एलिड, उसके वैकल्पिक IA के वैकल्पिक रूप क्या हो गया, इसका अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गया, IB इज इन इट्स अल्टरनेट फॉर्म, IO इज इट्स अल्टरनेट फॉर्म के। तो मतलब ये है कि IA और IA जो जीन है उसका वैकल्पिक फॉर्म क्या हो गया, उसका अल्टरनेट फॉर्म। यानी उसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, IB भी एक पॉसिबिलिटी है, IO भी एक पॉसिबिलिटी है। तो एक जीन का यदि एक जीन का केवल एक नॉर्मली एक जीन का केवल एक एलिड होता है, लेकिन कई बार एक से अधिक एलिड होते हैं तो उसे हम मल्टीपल एलिडिज्म कहते हैं। और ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल एलिडिज्म। याद आया, पढ़ाया ना मैंने के। तो क्या समझे हम समझे कि एक जीन और उसका जो वैकल्पिक रूप है वो उसका एलिल कहता है। तो चलो बताओ मेरे को, कैपिटल Y का एलिल क्या होगा, स्मॉल y होगा। स्मॉल y का एलिल क्या होगा, कैपिटल Y होगा। कैपिटल A का एलिल क्या होगा, स्मॉल a होगा। स्मॉल a का एलिल क्या होगा, कैपिटल A होगा। ठीक है? ठीक। कैपिटल G का एलिल क्या होगा, स्मॉल g होगा। स्मॉल g का एलिल क्या होगा, कैपिटल G होगा। ठीक। और याद रखना इस बात के, अब ये कैपिटल और स्मॉल लेटर क्यों यूज कर रहे हैं ये भी हम आगे बात करेंगे। तो एलिल वर्ड का मतलब समझे हम एक बात समझ गए कि एलिल का मतलब होता है एक जीन और उसका एक विकल्प। ठीक है? अब आते हैं दूसरे टर्म पे। कई बार हम जेनेटिक्स में वर्ड यूज करेंगे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। और याद रखो बेटा, यदि जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी को समझे वगैरह आगे बढ़ेंगे ना तो हमको जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगा। पहले तो हम इसके शब्दावली को समझते थे, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के देखो, जाइगस मतलब जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जाइगस मतलब जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन की कंडीशन को शो करता है। होमो मतलब एक समान, सम ये एक समान। ठीक है? हेट्रो मतलब विषम, ठीक है, ऑड। ठीक है? जाइगस जाइगोट में के देखो, हमें मालूम है एक जीन है कैपिटल टी, इसका एलिल होता है स्मॉल टी। एक जीन कैपिटल टी है, उसका एलिल है स्मॉल टी। ठीक है? या ऐसा बोल दो, स्मॉल टी जीन का एलिल है कैपिटल टी। क्लियर? अब तीन पॉसिबिलिटी हैं किसी भी जाइगोट में। या तो उसको हमें मालूम है एक जीन आता है मदर से, एक आता है फादर से। ठीक है? तभी तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनने डिप्लॉइड कंडीशन होती है। तो तीन पॉसिबिलिटी है, कैपिटल टी एक साथ हो, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ हो, स्मॉल टी एक साथ हो। के मतलब या तो मां, देखो तीन पॉसिबिलिटी है, मां से कैपिटल टी आया, फादर से कैपिटल टी आया तो कैपिटल टी बन गया। मां से कैपिटल टी आया, फादर से स्मॉल टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। दोनों से स्मॉल टी आया, स्मॉल टी बन गया। ये पॉसिबिलिटी है। और क्या है, इसका मतलब ये कि तीन पॉसिबिलिटी जाइगोट के अंदर थी। अब बताओ इसमें से कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी जिनमें कि आपको एक समान, सम, होमो सम, एक समान आपको जाइगोट में जीन दिखाई पड़ रहे हैं। आपने कहा कैपिटल टी और स्मॉल टी में जीन हमें एक समान एक जोड़े में दिखाई पड़ रहे हैं। दे आर इवन, दे आर सम, दे आर होमो के और एक समान है के। तो इसका मतलब यह हो गया दिस इज कॉल्ड दी होमोजाइगस कंडीशन। मतलब यह हो गया होमोजाइगस का मतलब है ए सेल विथ टू आइडेंटिकल जीन, दो एक समान जीन होना चाहिए जोड़े के अंदर। कैपिटल टी स्मॉल टी या तो। ठीक है? अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस? हेटेरो का मतलब कहता है ऑड, विषम, मतलब एक जीन और उसका अल्टरनेट फॉर्म, अपोजिट फॉर्म, तभी तो हम उसको विषम बोल रहे हैं, है ना बेटा, ऑड बोल रहे हैं। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज दी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है? ए सेल विथ ए जीन एंड इट्स एलील इज कॉल्ड दी हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है? क्लियर? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब
गैमिट में क्या होता है, गैमिट में एक जोड़े का केवल एक जीन होता है, गैमिट में एक जोड़े का केवल एक ही जीन होता है। गैमिट को हम बोलते हैं हेमीजाइगस। तो हेमीजाइगस का मतलब है कि एक जोड़े का कोई भी एक जीन उसके अंदर प्रेजेंट होगा के, और हेमीजाइगस इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है, याद रखिएगा के। तो हेमीजाइगस का मतलब कहता है कि एक सेल के अंदर केवल जोड़े का एक ही जीन प्रेजेंट होके, तो गैमिट्स आर हैविंग ओनली वन जीन ऑफ ए सेट, तो उन्हें हम बोलते हैं हेमीजाइगस कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए मेरे को, कैपिटल ए स्मॉल बी ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? कैपिटल ए स्मॉल बी होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? गलती मत करना, ये हेटेरोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस है। क्यों? क्योंकि देखो ये एक जोड़ा है, दूसरा जोड़ा है, ये एक समान है, ये भी एक समान है, यानी ए को बी से कंपेयर नहीं करना है हमको, एक जोड़ा आपस में कंपेयर होगा। ओके, तो मैंने कहा कैपिटल ए होमोजाइगस है, स्मॉल बी होमोजाइगस है, तो ये होमोजाइगस कंपोजिशन है। चलिए बताइए, कैपिटल ए कैपिटल बी ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? बिल्कुल सही बात बेटा, ये हेटेरोजाइगस है। कैपिटल ए और उसका एलील स्मॉल ए प्रेजेंट है, कैपिटल बी और उसका एलील स्मॉल बी प्रेजेंट है, तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। बताइए, कैपिटल ए स्मॉल बी ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये कैपिटल ए जीन के लिए हेटेरोजाइगस है और स्मॉल बी जीन के लिए होमोजाइगस है। के याद रखिएगा, ये जो है, जबकि ये वाला क्या है, ये वाला दोनों जीन के लिए डबल हेटेरोजाइगस है। के ये आप कह रहे हैं ये वाला हिस्सा हेटेरोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, ठीक है। बताइए, स्मॉल जी ये होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है? आपने कहा कोई डाउट ही नहीं इसमें, एकदम होमोजाइगस है। स्मॉल टी एक समान है, स्मॉल जी एक समान है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया है होमोजाइगस, ठीक है। मैंने कहा कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी ये क्या है? आपने कहा सर ये डबल हेटेरोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस एक कंडीशन, कैपिटल जी स्मॉल जी हेटेरोजाइगस एक कंडीशन। क्लियर? तो ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस का डाउट कभी दिमाग में रहना नहीं चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर? अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंज, अचानक होने वाले अनुवांशिक परिवर्तन जो जेनेटिक मेकअप के अंदर होता है, अनुवांशिक ढांचे के अंदर होता है, उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग सडन वेरिएशन, ठीक, अचानक आने वाले परिवर्तन म्यूटेशन से आते हैं, ठीक है। इट गिव्स राइज टू न्यू एलेल, ये न्यू एलेल नए जीन को भी उत्पन्न करता है, क्या याद रखिएगा के। तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन जो है वो अचानक होने वाला परिवर्तन है, सडन हेरिटेबल चेंज होता है, और ये कब होगा कैसे होगा ये सब कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूटेशन एक रैंडम फिनोमिना है, अचानक होने वाली फिनोमिना है, और ये सडन जेनेटिक वेरिएशन लेके आता है, और नए एलील जो भी नए एलील बनते हैं ना वो उत्परिवर्तन या म्यूटेशन से ही बनते हैं, ठीक है। देन कम टू द डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है। अब यहां पर बात आती है मजे की, ठीक है, किस जीन को हम डोमिनेंट बोलेंगे, किसको हम रिसेसिव बोलेंगे, ठीक है। याद रखिए, ऐसा जीन जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकता हो, वो है डोमिनेंट जीन, ठीक है। क्या कैसे मालूम चला? हमने कहा कि एक टॉल प्लांट को, एक प्योर टॉल प्लांट को हमने क्रॉस कराया एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है। एक शुद्ध लंबे पौधे को हमने, एक प्योर टॉल प्लांट को हमने प्योर ड्वार्फ प्लांट से हमने क्रॉस कराया, ठीक है। क्लियर? अब क्या हुआ कि अब जब जो ऑफस्प्रिंग बनी संतान बनी, वो बनी टॉल, ठीक है। मतलब एक देखो संतान बनी होगी तो एक जीन इससे आया होगा, एक जीन इससे आया होगा, ठीक है। संतान क्या बनी? टॉल बनी, ठीक है। मतलब ये है कि F1 फर्स्ट जनरेशन F1 ये हो गया है पेरेंटल जनरेशन, ये पेरेंट है तो पेरेंटल जनरेशन का। तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि पहली पीढ़ी में जब हमने मेरी बात ध्यान सुनी करके, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को हमने क्रॉस कराया, और पहली पीढ़ी में यदि हमको जो है दोनों में से केवल एक कैरेक्टर देखने मिल रहा है, F1 में केवल एक कैरेक्टर देखने मिल रहा है, दैट कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाई? क्योंकि ये प्योर था, होमोजाइगस था, एक जीन यहां से आया, एक जीन यहां से आया, इसके ये क्या होगा? ये 100% ये हेटेरोजाइगस ही होगा, F1 हेटेरोजाइगस होगा। दोनों यदि प्योर हैं, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, दोनों प्योर हैं और हमने क्रॉस कराया है, तो F1 क्या होगा? हेटेरोजाइगस होगा। क्लियर?
तो जो करेक्टर F1 में देखने मिल रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर है। कैसे? हमने कहा आपसे कि देखो टॉल को डॉर्फ से क्लाइंट क्रॉस कराया और आपको F1 जनरेशन में केवल टॉल मिल रहा है, मतलब टॉल वाला करेक्टर डोमिनेंट है। ठीक है, अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि ये था होमोजाइगस, ये है हेटेरोजाइगस, मतलब वो करेक्टर जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में शो कर रहा है वो डोमिनेंट करेक्टर है। आपने क्या कहा? आपने कहा देखो भाई हमने दो प्योर कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले पौधों को क्रॉस कराया था, तो और हमको पहली पीढ़ी में केवल एक ही करेक्टर देखने मिल रहा है, दोनों में से एक करेक्टर देखने मिल रहा है, और जो करेक्टर देखने मिल रहा है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि जब वो होमोजाइगस में था तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, और जब वो हेटेरोजाइगस में तो भी अपने को एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसा करेक्टर जो अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करेगा उसे क्या बोलेंगे? हम डोमिनेंट करेक्टर बोलेंगे। और डोमिनेंट करेक्टर के लिए हमेशा हम कैपिटल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने क्या कहा? अब हमने लेवलिंग किया, हमने कहा प्योर टॉल कैपिटल टी था, प्योर डॉर्फ जिसको रेसिव बोला हमने वो स्मॉल टी है। F1 में क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ। ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, और जो अपने आप को दोनों कंडीशन में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा उसे हम डोमिनेंट जीन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? उसे हम प्रभावी जीन बोलेंगे, और कैपिटल लेटर से इसको शो करेंगे हम। तो इसका मतलब ये, यदि मैं लिखता हूं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई इज द डोमिनेंट जीन, स्मॉल वाई इज द रेसिव जीन। ठीक है ना? क्लियर? आई बात समझ में? ठीक, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा कि कैपिटल जो लेटर है वो डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करता है, और डोमिनेंट जीन अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में वो शो करता है, दोनों अवस्थाओं में अपने आप को शो करता है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बताता हूं। मैंने आपसे कहा कि एक प्लांट है जिसमें है ग्रीन पोड है, ठीक है, उसको क्रॉस किया हमने एक प्लांट जिसमें कि यह है येलो पोड है, पीली फली है। ठीक है, ये दोनों प्योर प्लांट, ये दोनों प्योर प्लांट है, दोनों प्योर प्लांट है ना। और हमें F1 में, यदि F1 में हमको क्या मिला? हमको सारे प्लांट मिले ग्रीन पोड वाले प्लांट मिले। एक एग्जांपल ये है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिया मैंने यहां पे कि एक सीड है, येलो सीड है, प्योर येलो सीड वाला प्लांट है, उसे क्रॉस किया हमने प्योर ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्रॉस किया हमने। F1 में सारे प्लांट मिले, उनमें हमको येलो सीड मिला। ठीक है, चलिए अब बताइए मेरे को आप कि पोड के लिए, मटर की फली के लिए कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है और कौन सा रेसिव है? आपने कहा कि सर मटर की फली के लिए चूंकि हमने F1 हमने जो है प्योर प्लांट को क्रॉस किया था हमने, और हमको F1 में जो प्लांट मिला उसमें हमको एक ही करेक्टर देखने मिला, ग्रीन पोड ही देखने मिला। मतलब मटर की फली के लिए ग्रीन पोड, हरी फली वाला करेक्टर डोमिनेंट है। हमने सिंबल दे दिया कैपिटल G। तो येलो पोड क्या हो गया? स्मॉल g हो गया, आ गया सिंबल, है ना। जब हमने सीड के कलर की बात की तो हमने क्या कहा? येलो सीड को हमने ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्रॉस किया तो हमको F1 में पहली पीढ़ी में सब सीड येलो मिले, मतलब येलो इज दी डोमिनेंट करेक्टर, कैपिटल वाई जीन। और रेसिव करेक्टर क्या हो गया? ग्रीन सीड, स्मॉल वाई हो गया, है ना। ऐसे हम सिंबल भी डिसाइड करते हैं कि, तो मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि जो जीन अपने आप को होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों अवस्थाओं में एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट जीन होगा, और जो जीन अपने आप को केवल और केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करेगा वो रेसिव जीन होगा। मतलब स्मॉल वाई ग्रीन सीड बनाएगा, स्मॉल जी येलो पोड बनाएगा, स्मॉल टी ड्वार्फ प्लांट बनाएगा। तो जो रेसिव जीन होगा वो केवल और केवल अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर? ठीक है, तो मैंने कहा ना कि कैपिटल टी जीन डोमिनेंट जीन है टॉलनेस का, क्योंकि ये अपने आप को कैपिटल टी कंडीशन में भी टॉल प्लांट को बनाएगा, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी कंडीशन होगी तो भी ये टॉल प्लांट को बनाएगा। जबकि स्मॉल टी जीन जो है वो रेसिव जीन होता है डॉर्फनेस के लिए, और ये केवल अपने आप को तब एक्सप्रेस करेगा जब स्मॉल टी होमोजाइगस कंडीशन में होगा। ठीक है, तो डोमिनेंट और रेसिव वर्ड बेटा एकदम से हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस के? याद रखिएगा, मेंडल के अनुसार पारस्परिक क्रॉस, हिंदी में इसको बोलते हैं हम पारस्परिक क्रॉस। ठीक है, मेंडल के अनुसार यदि आप पेरेंट्स को, जैसे मैंने कहा सपोज करते हैं एक प्लांट है, एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी। ठीक है, पहली बार क्या किया हमने? ए प्लांट को मेल की तरह यूज किया और बी प्लांट को फीमेल की तरह यूज किया हमने। ठीक है, क्लियर?
दूसरे क्रॉस में क्या किया हमने, प्लांट ए को हमने फीमेल की तरह यूज किया और प्लांट बी को हमने मेल की तरह यूज किया, क्योंकि पौधों में पॉसिबल है, प्लांट्स में बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो पहली बार क्या किया, प्लांट ए का हमने मेल कंपोनेंट यूज किया, प्लांट बी का फीमेल कंपोनेंट यूज किया। दूसरी बार प्लांट ए का फीमेल पार्ट यूज किया, प्लांट ए बी का हमने मेल पार्ट यूज किया। तो मेंडल का कहना यह है कि नॉर्मल मेंडल जेनेटिक्स में मेंडल के नियम के अनुसार जो गैमेट कैपिटल ए, जो गैमेट प्लांट ए का था वही हमेशा दोनों कंडीशन में रहेगा कि यानी मान लो प्लांट ए कैपिटल टी है तो मेल गैमेट भी इसका कैपिटल टी बनेगा, फीमेल गैमेट भी कैपिटल टी बनेगा, इस कैपिटल टी बनेगा कि प्लांट बी का जीनोटाइप यदि स्मॉल टी है तो इसका मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी स्मॉल टी बनेगा और मेल गैमेट भी स्मॉल टी बनेगा, क्योंकि देखो यानी केवल जेंडर बदल देने से गैमेट नहीं बदल जाएंगे, यानी गैमेट के अंदर जो जीन प्रेजेंट रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कि जो डिपेंड करता है जीनोटाइप के ऊपर। अब ये गैमेट कैसे बनते हैं हम आगे बात करेंगे। अभी इतना समझ गए यहां पे कि रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है कि दो प्लांट को हमने क्रॉस करा रहे हैं। पहले प्रयोग में हमने पहले वाले प्लांट को मेल की तरह यूज किया, दूसरे को फीमेल की तरह यूज किया। दूसरे प्रयोग में हमने पहले वाले को फीमेल की तरह यूज किया, दूसरे को मेल की तरह यूज किया, तो परिणामों में अंतर नहीं आता है, उसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। मेंडल के अनुसार रेसिप्रोकल क्रॉस से परिणामों में अंतर नहीं आता है, और यदि परिणामों में अंतर आ रहा है तो वहां पर कोशिका द्रव्य वंशागति साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है। अब ये क्या होता है हम आगे जेनेटिक्स से बात करेंगे। अभी इतना समझ गए हम कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस। इसका सिंपल सा मतलब ये है बेटा कि एक प्रयोग में पहले वाले प्लांट को मेल की तरह यूज किया, दूसरे को फीमेल की तरह यूज किया, और अगली बार हमने पहले वाले को फीमेल की तरह यूज किया, दूसरे को मेल की तरह यूज किया। दैट इज द रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है ना, क्लियर। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के। देखो बेटा सिंपल सी बात है कि अब हमने क्या किया, हमने एक क्रॉस कराया, हमने कहा कि हमारे पास एक प्योर टॉल पी प्लांट था, उसे क्रॉस कराया हमने प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से क्रॉस कराया के, और क्या देखा हमने कहा इसका गैमेट बना कैपिटल टी गैमेट बना। भाई गैमेट जब बनेगा तब होगी मियोसिस, मियोसिस होती है तो वो क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर देगी, और मियोसिस के कारण जो गैमेट बनते हैं उनमें एक जोड़े का केवल एक ही जीन प्रेजेंट रहता है। अब कैपिटल टी है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल टी एक ही तरह का गैमेट बनेगा, एक ही तरह का गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी गैमेट बन गया। स्मॉल टी में एक ही तरह गैमेट बनेगा, स्मॉल टी गैमेट बनेगा। याद रखिए गैमेट कितने तरह का बनेगा, गैमेट कितने तरह का बनेगा इसको जानने का एक फॉर्मूला होता है 2 to the power n, ठीक है। आपको देखना है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन, n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन के। गैमेट के टाइप आपको तभी निकालने हैं, जब आपको हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने मिले। यहां पे दोनों होमोजाइगस कंडीशन शो कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको पता है होमोजाइगस में केवल एक ही तरह का गैमेट बनता है, दिमाग में डाल लो फंडाट के, होमोजाइगस में केवल एक तरह का गैमेट बनता है। कैपिटल टी म्यूसिस करोगे तो कैपिटल टी तो बनेगा, और कहां से दूसरा कॉम्बिनेशन जाएगा। स्मॉल टी म्यूसिस करोगे तो स्मॉल टी बनेगा, एक ही तरह का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब पहला ये हो गया है पेरेंटल जनरेशन के। इसके बाद F1 पीढ़ी बना, कैसे बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 ये बन गया F1, ये भी टॉल है, F1 जनरेशन बन गया, ठीक है। ये प्योर टॉल था और ये ड्वार्फ था, ठीक है। F1 पीढ़ी बन गया, क्लियर, ठीक है बेटा। F1 अब देखो ध्यान से बात सुन के, क्या कर रहे हो आप, अब किसे बोलते हैं बैक क्रॉस, किसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस के। मैंने क्या किया, मैंने कहा जो F1 ये हो गया F1 प्लांट, F1 वाले प्लांट को मैंने जो है वो किसी पर मैंने इससे क्रॉस किया या मैंने इसको इससे क्रॉस कर दिया, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी, दोनों से मैंने क्रॉस किया। मतलब जो F1 पीढ़ी का पौधा है उसको मैंने अपने किसी भी एक पेरेंट से, एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराया, दैट इज नोन एज द बैक क्रॉस। तो ये हो गया है बैक क्रॉस, दिस इज द बैक क्रॉस। ऐसा बैक क्रॉस जिसमें कि हमने F1 जनरेशन के, ऐसा बैक क्रॉस जिसमें कि हमने F1 जनरेशन के प्लांट को अपने रेसिपिएंट पेरेंट से क्रॉस कराया। किससे, रेसिपिएंट पेरेंट से क्रॉस कराया, अपने रेसिपिएंट पेरेंट से क्रॉस कराया, उसे बोलते हैं हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। एंड व्हेन इंडिविजुअल इज क्रॉस विद रेसिपिएंट पेरेंट, इसे हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। अब बताओ दो पॉसिबिलिटी है, F1 को आपने अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराया, उसको आपने कहा बैक क्रॉस, ठीक है बेटा, उसे क्या बोला आपने, बैक क्रॉस का। जब डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराया बैक क्रॉस, रेसिपिएंट पेरेंट से क्रॉस कराया बैक क्रॉस। लेकिन हर टेस्ट क्रॉस एक बैक क्रॉस होता है और हर बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। याद रखना स्टेटमेंट के, एवरी टेस्ट क्रॉस इज एक्चुअली एवरी, हम बात कर रहे हैं
थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच हुआ, मैंने इसको करेक्ट किया। अब देखिए क्या बोला मैंने आपसे, मैंने कहा कि इसका मतलब ये है कि हर एक टेस्ट क्रॉस जो है वो एक बैक क्रॉस है, पर हर एक बैक क्रॉस एक टेस्ट क्रॉस नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि F1 वाले प्लांट को अपने किसी भी एक प्लांट से, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रेसिप्रेंट हो, उससे क्रॉस कराएंगे उसे बैक क्रॉस बोलेंगे। लेकिन F1 वाले प्लांट को यदि हम केवल और केवल रेसिप्रेंट से क्रॉस कराएंगे उसको बोलेंगे हम टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई टेस्ट क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस, ऐसा क्यों कहते हैं, इसको हम के आगे बात करेंगे। मेस्पेट के आगे हम जब टेस्ट क्रॉस को पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे कि टेस्ट क्रॉस हम क्यों कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे हम आते हैं, वो है ट्रू ब्रीडिंग लाइन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या होता है कि जो प्योर होमोजाइगस प्लांट होते हैं, जो केवल और केवल वन टाइप ऑफ गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, प्योर होमोजाइगस प्लांट होते हैं, उन्हें हम प्योर ब्रीडिंग लाइंस कहते हैं कि इट इज द प्लांट that undergoes continuous self pollination and shows stable trait inheritance and expression of several generation के। तो मतलब ये हुआ कि ट्रू ब्रीडिंग लाइन वो होती है जिनको लगातार आप सेल्फिंग कराते हो और उनके अंदर का जो करेक्टर होता है वो प्योर होमोजाइगस कंडीशन होता है। वो कैसा होता है? प्योर होमोजाइगस कंडीशन होता है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि कैपिटल टी इज ए प्योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन, स्मॉल टी इज ए ट्रू ब्रीडिंग लाइन, मतलब इनके अंदर जो करेक्टर है वो प्योर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं हम पुनेट स्क्वायर के बारे में कि पुनेट स्क्वायर क्या होता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें जेनेटिक्स के यदि क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो हमको गैमेट, कितने तरह के गैमेट बनते हैं और क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो जानना जरूरी है। कि उसके लिए क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे आरसी पुनेट, उन्होंने पुनेट स्क्वायर को बतलाया। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन जेनेटिक कोड के। एक जेनेटिक क्रॉस में कितने प्रकार की संतानें संभव है उसको जानने का तरीका जो है वो पुनेट स्क्वायर कहलाता है। उसे हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। इसके लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चेकर बोर्ड, वर्ड भी हम यूज करते हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कैपिटल टी क्रॉस कराया है, स्मॉल टी से क्रॉस कराया। ठीक है, यहां पर कैपिटल टी गैमेट बना, ठीक है, यहां पर स्मॉल टी गैमेट बना, होमोजाइगस से वन तरह टाइप ऑफ गैमेट बनेगा। F1 जनरेशन बना, कैपिटल टी स्मॉल टी इज दी F1 जनरेशन। ठीक है, ये हो गया है पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, अब कैपिटल टी को हमने क्या किया, हमने इसको सेल्फिंग कराया, हमने कैपिटल टी को सेल्फिंग कराया, आपस में क्रॉस कराया इसको हमने के। अब क्या हुआ, अब यहां पर जो गैमेट बनेगा, ध्यान सर, यहां पर गैमेट क्या बनेगा, आपको मैंने कहा था जैसे ही हेटेरोजाइगस पोजीशन दिखाई पड़े एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा 2 टू द पावर n के, एक फार्मूला दिमाग में रखिएगा, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन में n का मतलब है नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पोजीशन। तो आपने क्या कहा, आपको गैमेट बनाना, आपने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी में गैमेट कितना तरह का बनेगा, आपने कहा 1 हेटेरोजाइगस पोजीशन यहां पर है, 2 टू द पावर n में अपने वैल्यू रखा 1, मतलब 2 तरह के गैमेट बनेंगे, मतलब 2 टाइप ऑफ गैमेट यहां पर बनेगा। क्या बनेगा, एक गैमेट बनेगा कैपिटल टी गैमेट बनेगा, एक गैमेट बनेगा स्मॉल टी बनेगा। यहां पर भी वही पॉसिबिलिटी है, एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा, एक स्मॉल टी गैमेट बनेगा। ठीक है, अब क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये पता लगाना है। तो आरसी पुनेट ने कहा भैया सिंपल तरीका ये है कि आप सिंपल, ध्यान से बात सुन के, आरसी पुनेट ने बताया कि सिंपल तरीका ये है कि आप पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के, पहला पेरेंट, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है के, दोनों में कितने तरह के गैमेट बनते हैं, आपस में इसको मल्टीप्लाई करो, 2 टाइप मल्टीप्लाई बाय 2 टाइप, मतलब 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। मतलब आपके चेकर बोर्ड में 4 स्क्वायर होंगे, आपके पुनेट स्क्वायर में, चेकर बोर्ड में 4 स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। आपने कहा सर 4 तो ऐसे बन सकते हैं, 4 तो हम एक सीधी रेखा में 4 ऐसे बक्से बना सकते हैं हम, या 2 ऊपर 2 नीचे बना सकते हैं। कैसे बनाए, उन्होंने कहा देखो ऐसे बनाना है तुमको 4 बक्से कि एक तरफ मेल गैमेट को रखोगे और एक तरफ फीमेल गैमेट को रखोगे। आपने कहा हम बात समझ गए, हम समझ गए कि एक तरफ हमको मेल गैमेट को प्लेस करना है, एक तरफ फीमेल गैमेट को प्लेस करना है, तो और हमने कुल 4 बॉक्स बनाने हैं हमको। कि 4 बॉक्स ही क्यों बनाने हैं हमें, 4 बॉक्स ही क्यों बनाने हैं, 2 टाइप के ये हैं, 2 टाइप के हैं, 2 इंटू 2 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन एट के। आपने कहा बिल्कुल सीखे के। अब एक तरफ रखा आपने कैपिटल टी गैमेट को रखा, स्मॉल टी गैमेट को रखा, कैपिटल टी गैमेट को रखा, स्मॉल टी गैमेट को रखा। अब पहला कॉम्बिनेशन क्या आ गया इसमें, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी ऊपर से स्मॉल टी आया, तीसरा कैपिटल टी साइड से स्मॉल टी आया और स्मॉल टी 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने।
एंड दिस टेक्निक इज नोन एज दी पुनेट स्क्वायर, इसी को हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर कहते हैं, इसी को चेकर बोर्ड कहते हैं हमके। तो चेकर बोर्ड में देखो, चेकर बोर्ड क्या बतला रहा है, चेकर बोर्ड बता रहा है कि आपके पास जो गैमीट्स है, पेरेंट से आए जो गैमीट है, उससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, संतानों में पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, ये आपको चेकर बोर्ड बतला रहा है। ठीक है, अब चेकर बोर्ड में कितने खाने होंगे कैसे मालूम चला, कितने स्क्वायर होंगे कैसे मालूम चला, पेरेंट नंबर 1 के गैमीट, टाइप ऑफ गैमीट मल्टीप्लाई बाय दी पेरेंट नंबर 2 के टाइप ऑफ गैमीट, 2 इंटू 2 4। कैसे रखेंगे आप, 2 ऊपर 2 नीचे, क्योंकि आपके पास जो टाइप ऑफ गैमेट है उनको आपको रिप्लेस करना है। तो 2 तरह के एक के पास, दूसरे के एक के पास के, तो आपने ऐसे बनाया स्क्वायर कि 2 गैमेट आप ऊपर रखे, 2 साइड में रख सकते हैं यहाँ पे के, तो आपका चेकर बोर्ड बन गया यहाँ पे। और आपको मालूम चल गया कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, द पॉसिबल गैमेट आर रिटन इन 2 साइड, जो आपके संभावित गैमेट है उनको 2 तरफ लिखते हैं, एक टॉप रो में और एक लेफ्ट कॉलम में के, और सभी कॉम्बिनेशन जो है वो बॉक्स के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं पुनेट स्क्वायर कहते हैं। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। बात करते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस के। देखो बेटा, सिंपल सी बात के, जब आप मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि इसमें आप एक बार में केवल एक पेयर ऑफ कैरेक्टर की स्टडी करें के। जब आप किसी क्रॉस में एक बार में केवल एक जोड़ी लक्षणों का 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर को स्टडी करते हैं, उसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था। मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ओनली 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर स्टडीड एट वन टाइम। इस तरह के क्रॉस में केवल आप एक बार में एक जोड़ी लक्षणों का आप अध्ययन करते हैं। जैसे कि हमने कहा लेंथ ऑफ द प्लांट, 2 पॉसिबिलिटी, टॉल और ड्वार्फ। ठीक है, 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर हो गया ये। ठीक है ना, क्लियर? चलिए ऐसे करते हैं। हमने क्या किया, हमने दिया यहां पे, हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है, हमने लिया एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट। ठीक है, आप बेटा साथ नोट करते जाना, क्योंकि कई बार क्या हट जाता है स्क्रीन पर से, साथ नोट करते जाना। ठीक है, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट लिया हमने। ठीक है ना, ठीक है, ये क्या हो गया, कैपिटल टी हो गया, ये है ना जीनोटाइप इसका। इसको हमने क्रॉस किया किससे, इसको क्रॉस किया हमने किससे, प्योर, देखो ये तो हमेशा डॉट प्लांट होमोजाइगस हमने लिया, लेकिन प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से इसको हमने क्रॉस किया। ठीक है, स्मॉल टी से क्रॉस किया हमने इसको। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पैरेंटल जनरेशन। इसको बोला हमने, बोला पी जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन बोला हमने के, छोटा पी जनरेशन, पी पैरेंटल जनरेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेंटल जनरेशन के। प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट को हमने प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया के। अब यहां पर गैमिट बनेगा। ठीक है, गैमिट बना, होमोजाइगस से 1 टाइप गैमिट बनेगा, कैपिटल टी गैमिट बना, ये है गैमिट। ठीक है, क्या होता है, यहां पे होता है मियोसिस, तो इससे गैमिट बना। ठीक है, यहां पर गैमिट बना, होमोजाइगस से 1 टाइप गैमिट बना, स्मॉल टी। यहां पे क्या होगा, ये है होगा मियोसिस। ये क्या है बेटा, ये है गैमिट। ठीक है, दोनों गैमिट मिलेंगे, क्या होगा फिनोमिना, फर्टिलाइजेशन, निषेचन होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन बना। ठीक है, एंड दैट रिप्रेजेंट दी फर्स्ट जनरेशन, ये पहली पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं इसको, हम F1 प्लांट कहते हैं, इसको हम F1 प्लांट बोलते हैं, या फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको हम, के फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, F1 प्लांट कहते हैं, F1 जनरेशन बोलते हैं, या फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। देखा हमने किस तरह के प्लांट मिले, हमने देखा ऑल टॉल प्लांट, सभी लंबे पौधे मिले हमें। ठीक है, F1 के, इतना नोट कीजिए पहले। ठीक है ना, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ रहे हैं। तो आपने क्या देखा, आपने क्या किया, आपने पेरेंटल जनरेशन को आपने क्रॉस किया, एंड एक प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट को, और एक एक स्टेप को नोट करते जाना के, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इस पे, मैं आपको इस पर एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको करना है, प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, कैपिटल टी को आपने क्रॉस कराया, प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया, स्मॉल टी से क्रॉस कराया आपने, म्यूसिस हुआ बेटा, तो कैपिटल टी ने गैमेट बनाया। अब देखो, गैमेट बनाने में एक बात याद रखो, जितने जीन पेरेंट के अंदर प्रेजेंट हैं,
म्यूसिस होने के बाद उसके आधे नंबर ऑफ जीन रहेंगे। 2 जीन प्रेजेंट है तो 1 जीन गैमेट में आएगा, 4 जीन प्रेजेंट है तो गैमेट में 2 जीन आएंगे, 8 जीन प्रेजेंट है तो गैमेट में 4 जीन आएंगे। म्यूसिस आधा करता है ना, 2 में से 1 जीन आएगा। और जो है वो होमोजाइगस में पॉसिबिलिटी एक ही तरह का आएगा, वन टाइप ऑफ गैमेट बनेगा, कैपिटल टी गैमेट बनेगा और स्मॉल टी गैमेट बनेगा। स्मॉल टी सेट के फर्टिलाइजेशन हुआ, F1 जनरेशन बना। ठीक है, समझ गए बात को। अब हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास F1 जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी आया, कैपिटल टी, इसको हमने क्या कराया, F1 को हमने सेल्फिंग कराया। हमने क्या कराया इसका, हमने सेल्फिंग कराया इसका, हमने इसका स्वपरागण कराया। हमके इसी यही मेल है और यही फीमेल है। ठीक है, यानी आपके पास जो F1 जनरेशन था ना, आपने उसके नीचे आपने एरो लगाया, उसके नीचे एरो लगाएगा और ये जो मैं लिख रहा हूं उसको लिखिएगा आप। ठीक है, आपने क्या कराया, उसको सेल्फिंग कराया, आपने उसका सेल्फिंग कराया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया, जहां आपने खत्म किया ना बेटा, ठीक है, कहां बात कर रहा हूं आपसे, मैंने आपसे कहा कि जहां हमने खत्म किया है ना, इसके बाद आप ऐसे लिखिएगा यहां पे सेल्फिंग, स्वपरागण कराया हमने। क्या कराया हमने, स्वपरागण कराया हमने। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। और सेल्फिंग करने पे क्या किया हमने, ऐसे लिखा के, मतलब सेल्फिंग कराओगे, स्वपरागण कराओगे, मतलब उसी का मेल उसी का फीमेल, तो हमने कहा एक उसी का मेल पार्ट उसी के फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर गैमेट बनेंगे, कैसे गैमेट बनेंगे, यहां पे मैंने कहा यहां पे गैमेट कैसे बनेगा, यहां पर आपने देखा यहां हुआ मियोसिस, यहां होगा मियोसिस। ठीक है, गैमेट कैसा बनेगा बेटा, आप सिंपल सी बात है, आपके पास पता है ये यहां पर हेट्रोजाइगस कंडीशन देखने मिल रही है। एंड यू नो दी फॉर्मूला, मैं आपको फॉर्मूले के कई सारे ट्रिक दे रहा हूं। के फॉर्मूला है 2 to the power n, n का मतलब है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन, कितने तरह के गैमेट बनेंगे। ठीक है, आपने कहा 2 तरह गैमेट बनेगा। ठीक है, एक गैमेट बनेगा यहां पर कैपिटल टी गैमेट बनेगा, एक बनेगा स्मॉल टी गैमेट बनेगा, ये गैमेट बने, है ना बेटा। देखो सिंपल सी बात है, 2 जीन पेरेंट में है, गैमेट में 1 जीन रहना चाहिए, आधा रहना चाहिए, और 2 पॉसिबिलिटी है, तो कैपिटल टी होगा या तो वो स्मॉल टी होगा। ठीक है, यहां भी वैसे ही हुआ, 2 तरह गैमेट बने, कैपिटल टी गैमेट बना और स्मॉल टी गैमेट बना। ठीक है बेटा, है ना। तो अब क्या हो गया, आपको गैमेट मिल गए। अब गैमेट के बाद क्या करेंगे, अब अगली जनरेशन में क्या होगा, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपको बनाना पड़ेगा चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या किया आपने, देखा कि पहले पेरेंट से हमें 2 तरह के गैमेट मिले, दूसरे पेरेंट से 2 तरह के गैमेट मिले, 2 टाइप ऑफ गैमेट मिले, 2 × 2 4। क्या आपने कहा कि चेकर, हमारा जो चेकर बोर्ड होगा उसमें 4 खाने होंगे, 4 बॉक्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, आपने कहा 4 बॉक्स होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे उसमें कि एक पेरेंट गैमेट हम एक अपर रो में रख सके हम और दूसरे के हम लेफ्ट रो में रख सके हम। ठीक है, रख दिया हमने। गैमेट क्या है, पहले मेल पेरेंट गैमेट है, कैपिटल टी गैमेट है, स्मॉल टी गैमेट है। दूसरे पेरेंट गैमेट क्या है, कैपिटल टी गैमेट है, स्मॉल टी गैमेट है। चलो अब देखते हैं, अब क्या किया हमने जो है इसको रखा यहाँ पे। अब हमने क्या किया बेटा, हमने देखा इसमें कि अब कॉम्बिनेशन आते चलिए, ऊपर से कैपिटल टी आया, साइड से कैपिटल टी आया, कैपिटल टी, एक कॉम्बिनेशन ये बन गया। फिर यहाँ पे दूसरा बन गया, कैपिटल टी साइड से आया, ऊपर से स्मॉल टी आया। हमेशा डोमिनेंट पहले, रेसिव बाद में लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। और डोमिनेंट क्योंकि हमने जो F1 में जो कैरेक्टर मिला वो टॉल था, डोमिनेंट कैरेक्टर था। ठीक है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, एंड दिस रिप्रेजेंट दिस इंटायर, ये पूरा चेकरबोर्ड किसको बता रहा है, ये बता रहा है सेकंड जनरेशन को, सेकंड फिलियल जनरेशन को, F2, ये F2 प्लांट को, ये F2 प्लांट्स को शो करता है, F2 जनरेशन को ये शो करता है, सेकंड जनरेशन को ये शो करता है। दिस शोज दी सेकंड फिलियल जनरेशन के, ये F2 प्लांट्स को ये शो करता है। ठीक है, अब आपके पास रिजल्ट आया, आपसे पूछा भी सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, आपने कहा कि F2 जनरेशन सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ, बताओ हमको, कितने आपको टॉल मिले और कितने आपको ड्वार्फ मिले। जब मैं केवल टॉल और ड्वार्फ की बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं फिनोटाइप की बात कर रहा हूं, मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात कर रहा हूं मैं। के जब मैं जीन के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा जीनोटिपिक रेशियो की बात करूंगा मैं। के तो मैं पूछूंगा आपसे कि कितने आपको मिले कैपिटल टी, कितने आपको मिले कैपिटल टी स्मॉल टी, और कितने आपको मिले स्मॉल टी। चलिए बताइए। ठीक है, काउंट करते हैं हम। यही तो पॉसिबिलिटी और संभावना क्या है इसके अलावा। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा चलो ठीक है, सेकंड जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला हमको, हमने कहा ये हमको टॉल मिला, ये हमको टॉल मिला, ये हमको टॉल मिला, मतलब एक होमोजाइगस टॉल था, 2 हेटेरोजाइगस टॉल थे। अब कुल टॉल कितने थे, आपने कहा कुल टॉल मिले हमें 3, वी हैव 3 टॉल, हमने कहा 3 हमको टॉल मिले। और बोना कितना मिला, हमने कहा 1 हमको ड्वार्फ मिला। मतलब
फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, फिनोटिपिक रेशियो आ गया 3:1 आ गया, 3 यानी इसका मतलब ये हुआ कि F1 जनरेशन में ड्वार्फ प्लांट तो था ही नहीं, F1 जनरेशन में सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, आपको 3 टॉल मिले, 1 ड्वार्फ मिला। मतलब ये है कि जो करेक्टर आपको F1 जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ रहा था वो F2 में दिखाई दिया आपको। देखो दो फाइंडिंग साफ साफ दिखाई पड़ रही है, यानी इस क्रॉस से आपको दो फाइंडिंग साफ साफ दिखाई पड़ रही हैं कि जब आपने दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले पौधों को क्रॉस किया तो पहली पीढ़ी में केवल आपको एक ही कैरेक्टर देखने मिला जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर था। जब आपने उसकी सेल्फिंग कराई तो अगली पीढ़ी में आपको दो तरह के प्लांट मिले, मतलब जो छिप गया था कैरेक्टर वो सेग्रीगेट कर गया है, वो दोबारा दिखने लगा है, दो फाइंडिंग मिली आपको। ठीक है, अब फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, 3 टॉल और 1 डॉर्फ मिला। अब जीनोटाइप की बात करें, कितने कैपिटल टी मिले, आपने कहा ये तो एक ही मिला हमको। कितने कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, 2 मिला हमको। कितने स्मॉल टी मिले, 1 मिला हमको। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 1:2:1, 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 3:1 आ गया, 3 टॉल और 1 डॉर्फ। ठीक है, क्लियर। चलिए हमने क्रॉस को थोड़ा बेहतर तरीके से बना लिया। यहां पे अब क्या निकाला निष्कर्ष मेंडल ने, हम सोचते कि हम बिल्कुल मेंडल के अनुसार सोच रहे हैं। मेंडल ने कहा कि जब हमने प्योर टॉल प्लांट को प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया तो हमको F1 जनरेशन में केवल और केवल टॉल प्लांट देखने मिले। इसका मतलब द कैरेक्टर व्हिच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, उसने दूसरे को दबा दिया। ठीक है, तो यहां से इस जगह से लॉ ऑफ डोमिनेंस की खोज होती है। यहां से हमको जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में जान पाते हैं। हम यहां पर जान पाते हैं कि प्रभाविता का नियम क्या था। वो कहता है कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले प्लांट को क्रॉस कराओगे और जो कैरेक्टर आपको F1 जनरेशन में देखने मिलेगा दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। क्लियर। चलिए फिर आपने क्या किया, आपने सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद आपने कहा कि जब F2 जनरेशन तैयार की हमने तो हमें क्या मिले, हमें 3 टॉल मिले और 1 ड्वार्फ भी मिल गया। मतलब जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में नहीं दिखाई पड़ रहा था वो खत्म नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी उस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट था। जब F2 जनरेशन तैयार हुई तो वो अपने आप को सेग्रीगेट किया, उसने गैमीट बनने के दौरान उसने अपने आप को अलग किया और वो अलग से कॉम्बिनेशन बनाकर दिखाई पड़ा। मतलब यहां से आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, मतलब मेंडल के दो नियम तो हमको पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर ही मिल गए हमको। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल दो चीजें बता पाए, एक डोमिनेंस के बारे में, दूसरा सेग्रीगेशन के बारे में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, फिनोटाइपिक रेशियो मतलब कैसे प्लांट दिखाई पड़ रहे हैं। आपने कहा 3 टॉल 1 डॉर्फ। जीनोटाइपिक रेशियो का मतलब है किस तरह का जेनेटिक कॉम्बिनेशन उनके अंदर है। आपने कहा 1 कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1 स्मॉल टी। ठीक है, क्लियर। अब मेंडल ने क्या देखा, थोड़ा सा इमेज बेटा साफ नहीं है ये, एक बुक से हमने एक फोटो लिया है तो थोड़ा इमेज साफ नहीं आया इसका। तो हम देख रहे हैं कि मेंडल ने क्या, देखो मेंडल ने की सबसे बड़ी बात मैंने आपसे कहा, मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण था एक बार में एक कैरेक्टर का अध्ययन करना। मेंडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण था कि एक कैरेक्टर का एक बार में अध्ययन कर लेना। जब उन्होंने सीड को, ध्यान से, मेंडल ने यही सारा जो कुछ हमने किया ना अभी, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो मेंडल ने सीड के लिए किया, राउंड और रिंकल सीड के लिए किया, राउंड सीड रिंकल सीड। F1 में सारे राउंड मिले तो मेंडल को मालूम चल गया कि राउंड सीड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल सीड के। F2 में क्या मिला उन्हें, 5474 राउंड मिले, 1850 रिंकल मिले। लगभग रेशियो था ये 2.96:1, मतलब 3:1 के आसपास है ना। ठीक है, फिर देखो मेंडल ने क्या खोजा, मेंडल की हम बात कर रहे हैं कि मेंडल ने कैसे निकाला इस चीज को। अगला कैरेक्टर लिया उन्होंने, एक बार में एक कैरेक्टर स्टडी किया, सीड कलर लिया उन्होंने, येलो सीड को ग्रीन सीड वाले प्योर प्लांट से क्रॉस कराया। F1 में सारे सीड येलो मिले, मतलब येलो सीड इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। F2 में 6022 येलो प्लांट और 2001 ग्रीन प्लांट, मतलब 3:1 मिला, है ना। फिर पर्पल और व्हाइट पेटल था फ्लावर की बात करेंगे, पर्पल और व्हाइट फ्लावर को वाले प्लांट को क्रॉस कराया। F1 में सारे के सारे प्लांट जो है वो पर्पल फ्लावर के मिले, मतलब पर्पल फ्लावर डोमिनेंट कैरेक्टर है। ठीक है, F2 में क्या देखा, 705 पर्पल, 224 व्हाइट, मतलब 3:1 के आसपास मिला। ठीक है, फिर फूली हुई फली वाले प्योर प्लांट को उन्होंने दबी हुई फली वाले प्योर प्लांट से क्रॉस किया, इन्फ्लेटेड
जो है वो पोर्ट वाले प्लांट को उन्होंने पिंच दिया, कॉन्सेंट्रेट पोर्ट वाले प्लांट से क्रॉस किया, देखा F1 में सारी पोर्ट फुली हुई है, मतलब ये इन्फ्लेटेड पोर्ट वाला करेक्टर डोमिनेंट है। F2 में देखा उन्होंने 82 इन्फ्लेटेड 299 पिंच, मतलब 2.95 3:1 मिला, ठीक है। ग्रीन एंड येलो पोर्ट वाला करेक्टर लिया उन्होंने के, तो क्या देखा उन्होंने F1 में सारे ग्रीन पोर्ट मिले, F2 में जो है फिर 3:1 मिल रहा है। फिर एक्सेल और टर्मिनल फ्लावर वाला करेक्टर लिया, F1 में सारे एक्सेल फ्लावर मिले, बड़ा डोमिनेंट करेक्टर है, F2 में इनको फिर 3:1 मिला, ठीक है। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टेम, लंबा और बोना स्टेम लिया उन्होंने, देखा सभी लंबे टॉल प्लांट मिले F1 में, और जो है वो F2 में 3:1 मिला। मतलब मेंडल ने जो 7 करेक्टर लिए सभी का उन्होंने बारी बारी स्टडी किया और सब में रेशियो मिल रहा है 3:1 मिल रहा है। मतलब ही गॉट द पॉइंट दैट कि यार इनहेरिटेंस का तो एक पैटर्न होता है, नहीं तो यदि पैटर्न ना होता तो हर करेक्टर के लिए अलग अलग पॉसिबिलिटी आती है। यदि कोई फिक्स फिनोमिना यहां पर काम नहीं कर रहा होता, यदि कोई फिक्स फिनोमिना यहां पर काम नहीं कर रहा होता, तो जाहिर सी बात है कि एक जैसे रेशियो नहीं मिलते। यदि एक जैसे रेशियो मिल रहे हैं, इसका मतलब यह कि काम बन रहा है। अब मेंडल ने के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम एक काम करें, एक बार में 2 करेक्टर कंसीडर करें, क्यों ना हम एक काम करें, एक बार में 2 करेक्टर कंसीडर करें, मतलब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करें। मेंडल ने क्या सोचा कि चलो डाइहाइब्रिड क्रॉस करके देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग, मेंडल ने कहा कि ये देखो, यदि मैं सही हूं तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमको वो रेशियो मिलना चाहिए जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला है। आप बोलोगे सर कैसे मिल सकता है? देखो, एक करेक्टर लिया, मान लो हमने कोई भी दो करेक्टर लिया हमने, तो एक करेक्टर का रेशियो क्या है? 3:1 है ना। दूसरे करेक्टर का रेशियो क्या मिल रहा था आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? 3:1 मिल रहा था। ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने कहा आपसे, ये हमारा मैंने आपसे कहा जो है एक हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाई, मैंने आपसे कहा ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है बेटा, ये दूसरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है ना, ठीक है। दोनों में 3:1 मिला। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो परिणाम मिलना चाहिए वो इसका इसी के अनुसार मिलना चाहिए। तो क्या हुआ? इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं करके, मजे की बात। परिणाम क्या मिला डाइहाइब्रिड क्रॉस में? बाद में पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस के क्या परिणाम मिला। परिणाम मिला 3 × 3 9, 3 × 1 3, ठीक है, 1 × 3 3, 1 × 1 1, मैथमेटिकल सॉल्यूशन सिंपल सा, ठीक है। परिणाम मिल गया। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है 9:3:1। आप देखो आगे यही रेशियो मिलेगा। मेंडल की बात बिल्कुल सही निकल गई। उन्होंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही बात है, जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वही सही है, ठीक है। तो मेंडल ने क्या बताया? मेंडल ने कहा कि यार जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3:1 मिल रहा था, जब हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस किया तो रेशियो सी उसका मल्टीपल मिला हमें, 3:1 मल्टीप्लाई बाय 3:1 9:3:3:1 मिला। आपने कहा सर हम नहीं मानेंगे, तो चलो हम डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा उस बात को, मेंडल ने भी मान लिया था इस बात को। तो अभी हमने क्या कहा, चलो अभी हम मोनोहाइब्रिड पे ही बात करते हैं। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन निकाले, क्या बातें जो है वो खोज ली गई, इससे क्या मालूम चला हमको के? तो देखो, दिस क्रॉस एक्सप्लेन्स दैट, ये क्रॉस क्या बतलाता है? दैट द हिडन कैरेक्टर इन F1 जनरेशन इज नॉट लॉस्ट। देखो नंबर 1, पहली बात वो कहता है कि F1 पीढ़ी में जो करेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा था वो लॉस नहीं होता है। इट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F2 जनरेशन, ये अपने आप को F2 पीढ़ी में प्रकट करता है, और जब ये होमोलोगस कंडीशन आता है के, और यही जो है मेंडल के लॉ ऑफ, अब यहां पे लिखा हुआ है इट इज द बेस्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल के। टेक्निकली मेंडल ने जो पहला नियम दिया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में आप कंफ्यूज ना करें, इसलिए हम इसको फर्स्ट लॉ को यहां पे काट रहे हैं, हम इसको यहां पे काट रहे हैं क्योंकि हम जो आपको हम पढ़ा रहे हैं दैट इज द एनसीईआरटी प्लस द हायर जेनेटिक्स के। तो अभी हमने यहां पे कहा कि इट बिकम्स द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये आधार बना, दिस इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के। तो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जो फाइंडिंग आई थी, वो फाइंडिंग क्या आई थी कि जो करेक्टर F1 पीढ़ी में खो गया है वो F2 पीढ़ी में अपने आप को सेग्रीगेट करता है जब वो होमोलोगस कंडीशन में आता है, और दिस इज द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है ना, क्लियर। आज जब मेंडल के नियम पढ़ते हैं ना हम नॉर्मल स्कूल बुक्स के अकॉर्डिंग, तो वो आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। एक्चुअली में ट्रूली पहला लॉ दिया गया था वो सेग्रीगेशन था, दूसरा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के। लॉ ऑफ डोमिनेंस को कई साइंटिस्ट मानते ही नहीं है के, यानी हम लोग जब पढ़ते थे जेनेटिक्स में तब जो है वो जो हम चुके आपको बता दूं पहले मेडिकल एंट्रेंस का लेवल बहुत ऊपर हुआ करता था, यानी इनफैक्ट वी हैव टू स्टडी द बुक्स ऑफ BSc ऑल्सो एंड MSc ऑल्सो के। हमारे टीचर को अभी धीमे धीमे जब से एग्जाम बिल्कुल एनसीईआरटी पर फोकस हो गया है, तो
एग्जाम का लेवल धीमे धीमे थोड़ा नीचे हो गया, इसीलिए कट ऑफ ऊपर बढ़ गया के हम लोग के समय में कट ऑफ जो है वो 75-80% कट ऑफ जाया करता के। मेरे समय में कट ऑफ थोड़ा हायर साइड गया था, फिजिक्स का पेपर कंपैरेटिवली इजी आया था उसमें के, लेकिन तब भी कट ऑफ का डिपेंडेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। यदि कट ऑफ आपका जो है वो 90% जा रहा है, इसका मतलब ये पेपर का कोई लेवल ही नहीं है कि कट ऑफ आपका जो है वो पेपर के स्तर पर डिपेंड करता है। अब चूंकि एग्जाम पूरा एनसीईआरटी पर फोकस होता चला जा रहा है, तो उसके चलते कट ऑफ जो है वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि हर बच्चा एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना जानता है, मालूम है कहां से क्वेश्चन आने वाला है। हम लोग इस समय ये पता नहीं था, तो हम लोग उस समय जेनेटिक्स की कई किताबें पढ़े के, सीबी पवार की साइटोजेनेटिक्स पढ़ते, मतलब इवन केमिस्ट्री के लिए तीन अलग अलग बुक्स पढ़नी पड़ती थी कि अच्छा हुआ हालांकि कि इतना, क्योंकि वो आप बता दूं मैं कि बहुत बर्डन और बहुत स्ट्रेस हुआ करता था उस जमाने में। लेकिन जो भी बात है, अभी मैंने आपसे क्या कहा, अभी मैंने आपसे कहा कि जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे बिल्कुल के, तो मैंने आपसे कहा कि अभी के अनुसार हम मेंडल के हिसाब से 3 नियम बोलते हैं, लेकिन उस जमाने में हम 2 ही नियम मानते थे मेंडल के, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आज भी ओलंपियाड में जब जो क्वेश्चन आता ना, उसमें 2 ही फर्स्ट लॉ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि हमको नंबर मिलना चाहिए भाई, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, तो अभी बिल्कुल हम एनसीईआरटी पकड़कर चलेंगे हम। ठीक है, और हाँ, अभी तक एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस नहीं हुई, अभी पहले पेज पे 2-4 झलक दिखा के अभी हमने छिपा दी, अभी हम आगे बात करेंगे उस पर। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का आधार बना। F1 में जो कैरेक्टर नहीं दिखाई पड़ रहा था वो F2 में अपने को दिखाई दे रहा है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आया। इसके अलावा F1 में जो कैरेक्टर अपने को एक्सप्रेस करता है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को बतलाता है। जब आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्रॉस करते हो, जो कैरेक्टर अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंस को शो करता है। ठीक है, ठीक। देन कम टू दी मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट की बात करते हैं कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट कॉस्ट क्या मतलब है। मैंने आपसे कहा कि अब आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आ चुका था। ठीक है, आपने इसको अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस किया, आपने क्या बोला इसको बैक क्रॉस का। और मैंने आपसे एक चीज कही थी कि टेस्ट क्रॉस क्या है, टेस्ट क्रॉस एक तरह का बैक क्रॉस है। हमने कहा था कि टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, एक तरह का बैक क्रॉस है। ठीक है, जिसमें कि हम F1 को एक उसके रेसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम बैक क्रॉस को बैक क्रॉस ना बोल के क्या बोलते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने कहा कि बैक क्रॉस का मतलब यह है कि एक किसी F1 के प्लांट को अपने किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करो, बैक क्रॉस है। लेकिन जब आप रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करते हो उसे आप बोलते हो टेस्ट क्रॉस करते हो। तो एक वर्ड यहां पे आया है टेस्ट, तो व्हाई दिस वर्ड इज यूज इन, यहां पर इस वर्ड का क्यों यूज किया हमने, क्योंकि ये टेस्ट कॉस्ट हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने, आपको कोई साइंटिस्ट मिल गया, चलिए हम एक काम करते हैं, आप घूम रहे थे, घूमते घूमते रास्ते में आपने देखा कि एक ओल्ड एज के व्यक्ति मिले, उन्होंने, आपने कहा कि अंकल जरा हटिए मैं जल्दी में हूं। उनने आपका हाथ पकड़ लिया, जानते हो मेरे को मैं कौन हूं? नहीं, हमें नहीं मालूम आप कौन है। आई एम द मेंडल, मैं मेंडल हूं। आपने कहा अरे मेंडल कहां से आ गया? आ गया, अब जब मेंडल आ गया, चलो हमारी कहानी में तो कुछ भी हो सकता है, मेंडल आ गया। अब मेंडल ने आपसे कहा कि भैया देखो ऐसा है, तुमने मेरे बारे में पढ़ा होगा, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुमको एक लंबा प्लांट, मैं तुमको एक टॉल प्लांट दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक टॉल पी का प्लांट दे रहा हूं, मतलब उसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, अननोन टॉल प्लांट। अननोन का मतलब ये कैपिटल टी भी हो सकता है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, होमोजाइगस टॉल हो सकता है या हेटेरोजाइगस टॉल हो सकता है। मेंडल ने कहा कि मैंने तुमको जो है एक टॉल प्लांट दिया है और तुम पता लगा के मुझे बताओगे कि ये होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है। आपने कहा बता देंगे, हमने पढ़ी जेनेटिक्स, बता देंगे। कैसे बताएंगे? चलो, अब आपके पास में यदि मेरी बात बड़े ध्यान से के, आपके पास में अननोन टॉल प्लांट है, इसका मतलब ये कि 2 पॉसिबिलिटी है, ये कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है। ठीक है, आपको पता लगाना है कि होमोजाइगस टॉल है या ये हेटेरोजाइगस टॉल है, आपको पता लगाना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप? सिंपल सा एक काम कीजिए, आप इस दिए गए टॉल प्लांट को रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करा दीजिए, कि आपने उसको स्मॉल टी वाले प्लांट से क्रॉस करा दिया आपने। ठीक है, अब क्या होगा, यदि दिया गया टॉल प्लांट कैपिटल टी होगा, तो सारे प्लांट कैसे मिलेंगे आपको? F1 में सारे मिलेंगे आपको टॉल, 100% टॉल मिलेंगे आपको। आपने कहा मेंडल जी सुनो, आपने हमको जो लंबा पौधा दिया था ना, हमने उसको ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराया और सारे के सारे प्लांट हमको जो है टॉल मिले 100%, मतलब आपका दिया गया प्लांट प्योर होमोजाइगस टॉल था। परफेक्ट। लेकिन ऐसा होता,
मान लो ये प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, इसको क्रॉस किया आपने, स्मॉल टी से क्रॉस किया आपने। देखो ये तो अननोन टॉल प्लांट है, आपको नहीं मालूम था क्या था कि आपने इसको क्रॉस किया डॉर्फ प्लांट से। अब मान लो वो कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो क्या होता, ये होता, यहां पर गेमिट बनता, स्मॉल टी गेमिट बनता, यहां पर गेमिट बनता, कैपिटल टी गेमिट बनता, स्मॉल टी गेमिट बनता। ठीक है, चेकर बोर्ड में देखो आप कितना, चेकर बोर्ड में कितने खाने बनाओगे, और यदि 4 खाने बनाए ना तो एक थप्पड़ मारूंगा, ठीक है ना। कितने खाने बनाओगे, आपने कहा 2 into 1। चेकर बोर्ड में सर 2 खाने बनाएंगे, हम बना लिए 2 खाने के। कैसे बनाओगे, एक तरफ हम 2 गेमिट रख सके, एक तरफ एक गेमिट रख सके, रखा हमने, चलो ठीक है, हमने रखा गेमिट, है ना, कैपिटल टी गेमिट, स्मॉल टी गेमिट और स्मॉल टी गेमिट के। चेकर बोर्ड में हमने अंदर देखा क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन रहा है, स्मॉल टी बन रहा है। मतलब यदि दिया गया टॉल प्लांट, यदि दिया गया टॉल प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल है, तो आप देख रहे हैं कि आपका F जो आपने क्रॉस कराया उसको, तो आपको क्या रेशियो मिल रहा है, आपको एक टॉल प्लांट मिल रहा है, एक डॉर्फ प्लांट मिल रहा है। मतलब दिए गए टॉल प्लांट को यदि आपने डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया और आधी प्रोजनी आपको 50% आपको टॉल मिल रही है, 50% डॉर्फ मिल रही है, इसका मतलब दिया गया प्लांट हेटेरोजाइगस था। दिस इज द टेस्ट कॉस्ट। आपने बता दिया कि दिया गया टॉल प्लांट, अननोन टॉल प्लांट होमोजाइगस कब था, जब 100% प्रोजनी हमको टॉल मिली और 50% टॉल मिली, मतलब वो हेटेरोजाइगस था। That is the test cost. You can know the genotype of the unknown plant. रेसिप से क्रॉस करो तो जीनोटाइप मालूम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए तो क्या कहा मैंने कहा कि अननोन टॉल प्लांट यदि कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, आपने क्रॉस किया उसको स्मॉल टी से, गैमिट बना स्मॉल टी, गैमिट बना यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी गेमिट बना। चेकर बोर्ड में आपने क्या किया, आपने कॉम्बिनेशन को बनाया, आपने एक कैपिटल टी मिला, एक कैपिटल टी स्मॉल टी मिला और दूसरा स्मॉल टी मिला। ठीक है, एक आपको टॉल मिला, एक आपको डॉर्फ मिला, मतलब 1:1 आपको यहां पर देखने मिला। 1:1 के आधे 50% टॉल मिले, 50% आपको डॉर्फ मिले। ठीक है बेटा, क्लियर, समझ गया आपके। ये आप कहीं भी एप्लीकेबल करेंगे के। मान लो आपको मेंडल ने क्या किया, आपको इस बार सीड दे दिया, बताओ हम तुमको येलो सीड दे रहे हैं, बताओ होमोजाइगस येलो सीड है कि हेटेरोजाइगस येलो सीड वाला प्लांट है। आपने कुछ नहीं किया, आपने येलो सीड वाले प्लांट को लिया आपने और आपने उसको एक ग्रीन सीड वाले प्लांट से क्रॉस करा दिया, रेसिप प्लांट से। यदि F1 में सारे के सारे आपको जो है वो 100% जो है येलो सीड वाले प्लांट मिल गए, आपने कहा दिया गया जीनोटाइप कैपिटल Y था, प्योर डोमिनेंट येलो था वो। ठीक है, लेकिन जब आपने देखा कि यदि वो दिया गया अननोन सीड कैपिटल Y स्मॉल y था, हेटेरोजाइगस था, तो 50% क्या मिले आपको, येलो मिले, 50% आपको ग्रीन सीड वाले मिले। तो आपने कहा यदि हमको 1:1 मिल रहा है, दैट इज दी दिया गया जीनोटाइप हेटेरोजाइगस था वो। ठीक है, क्लियर। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिमाग में डालेंगे आपके, मेंडल प्रपोज 2 रूल्स के टू कंसोलिडेट हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनहेरिटेंस इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए, समझ को बताने के लिए मेंडल ने 2 नियम दिए। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके सबसे अधिक एक्सेप्शन है के, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज ए डोमिनेंस जिसके सबसे अधिक एक्सेप्शन है के, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नो एक्सेप्शन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो और सबसे मिनिमम एक्सेप्शन इसके करके, तो मैंने आपसे कहा ऑलमोस्ट नन। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो कहता है कि F1 पीढ़ी में जो करेक्टर हमको दिखाई पड़ेगा, यदि आप 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर क्रॉस करा रहे हैं प्लांट, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले, 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधों को क्रॉस करा रहे हैं, तो जो करेक्टर F1 पीढ़ी में दिखाई पड़ेगा वो डोमिनेंट करेक्टर होगा, और जो करेक्टर F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई पड़ेगा वो F2 में आपको दिखाई पड़ेगा जब वो सेग्रीगेट करेगा। उसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा हमने। ठीक है, क्लियर। मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए उसका हमने उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन निकाला हमने के, यानी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में हम देखेंगे इसको, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ax + by होल स्क्वायर के। यहां पर स्मॉल a और स्मॉल b फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल को रिप्रेजेंट करता है के, और x और y यहां पर एलिल को रिप्रेजेंट करते हैं के। और जैसे कि मैंने आपसे कहा फॉर द लेंथ ऑफ p प्लांट a और b का वैल्यू क्या है, 1/2 के। आपने कहा 1/2 क्यों लिया आपने, अरे भाई जब कैपिटल टी स्मॉल टी गेमिट बनाएगा तो एक गेमिट कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, आधे गेमिट कैपिटल टी बनेंगे। मतलब आपने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया, आपने F1 को क्रॉस किया, तो क्या होगा बेटा, एक गेमिट कैपिटल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा, मतलब आधा कैपिटल टी बनेगा, आधा स्मॉल टी बनेगा। ठीक है ना, ठीक। तो ये आपने कहा आपने कि ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल को बतला रहा है, और क्या जो है वो मैंने कहा x इज द फ्रीक्वेंसी, x इज द एलिल कैपिटल टी और y इज द एलिल स्मॉल टी के। तो आपने वैल्यू को पुट किया यहाँ पे, तो वैल्यू को पुट करने पे क्या है आपको, आपने ax + by होल स्क्वायर, तो आपने क्या यहाँ पे a की जगह पे आपने रखा 1/2,
x की जगह पे आपने कैपिटल T रखा आपने, ठीक है, b की जगह पे आपने 1/2 रखा है, y की जगह पे आपने स्मॉल t रखा आपने, होल स्क्वायर किया आपने, सॉल्व किया इसको, 1/4 कैपिटल T 1/2 कैपिटल T स्मॉल t, 1/4 स्मॉल t। मतलब ये है कि आपको मिल गया है जीनोटाइपिक रेशियो मिल गया। मतलब ये है कि देखो आपने क्या देखा जीनोटाइपिक रेशियो, आपने कहा था 1:2:1, 4 में से एक प्लांट है टॉल, 2 है हेटेरोजाइगस टॉल और 1 है डॉर्फ, ठीक है, याद है जीनोटाइपिक रेशियो आपको के। तो आपने क्या कहा, आपने सॉल्व किया उसको, आपने कहा कि देखो 1/4, 4 में से 1, 4 में से 2 और 4 में से 1 है ना बेटा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये उसी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी जो मोनोहाइब्रिड कॉस्ट है ना, जिसको हम मैथ्स में रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डायहाइब्रिड कॉस्ट के ऊपर, कि डायहाइब्रिड कॉस्ट के ऊपर। लेकिन उसके पहले आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप अच्छे से बेटा जेनेटिक्स की पूरी टर्मिनोलॉजी के होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, एलील सब अच्छे से पढ़ लेना के, और मोनोहाइब्रिड कॉस्ट को अच्छे से समझ लेना टेस्ट को, क्योंकि हम जो मोनोहाइब्रिड कॉस्ट के आगे हम डायहाइब्रिड कॉस्ट करेंगे ना, तो हम इसी नॉलेज को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या इसी को हम देखेंगे आगे के, और फिर हम क्या करेंगे डायहाइब्रिड कॉस्ट को करने के बाद में, जैसे आपका डायहाइब्रिड कॉस्ट पूरा होगा, मेंडल के लॉस को पढ़ेंगे हम, और मैं आपको कई सारे क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क के रूप में भी दूंगा जो आपको करने हैं, और मैं आपको क्लास में सॉल्व भी करवाऊंगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, जेनेटिक्स पर एकदम हमारी मास्टरी होना चाहिए, जेनेटिक्स में एकदम फोड़ के आएंगे एग्जाम में। तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। तो फिर देखा आपने आज हमने बहुत कुछ सीखा लेक्चर में। हमने जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, हेमिजाइगस, तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी, ये सब याद रखना है, और ये आपको डीपीएस के अंदर पूछ जाएंगे, टेस्ट में भी आएंगे बेटा, इसलिए भूलना नहीं है हमको ना। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.